नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मौसम की मार ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। ट्रेनें हो या फिर उड़ान देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो बीते 3 दिनों से यहां पर 500 उड़ानों पर असर पड़ता हुआ दिखा है। तो जो ट्रेनें हैं 100 से ज्यादा वो देरी से दौड़ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। कुछ ऐसा ही हाल रनवे पर बैठे इन यात्रियों का हुआ है। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी का रनवे है। गोवा से इंडिगो के विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसे मुंबई में उतारना पड़ा। फ्लाइट से उतरकर यात्री रनवे पर आ गए। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है। बीते 3 दिनों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 500 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। रविवार को तो हालात इतने बिगड़े कि जीरो विजिबिलिटी की वजह से 5 घंटों तक कोई विमान दिल्ली से उड़ान ही नहीं भर पाया। हालात जिस्म सूरत जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। ट्रेन थी हमारी 15 जनवरी की 1 बजे की बिहार संपर्क क्रांति में, और अभी तक आई नहीं है। आज 16 जनवरी है। हाँ, और ये कितने बजे की बात कर रहे हैं? सीटेट का पेपर देने, नहीं तो मैं इतनी ठंड में जाती नहीं। 21 जनवरी को मेरा पेपर है। हाँ। और अब देखिए मैं कब तक घर पहुंचती। मतलब 23 घंटे की देरी से। हाँ, कल की मतलब कल 1 बजे की ट्रेन थी और फिर पता चला कि 3:30 बजे सुबह में आएगी। और जब रात को 1:30 बजा तो फिर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये गाड़ी कल 12 बजे आएगी। तो अभी तक आप लोगों को लग रहा है कि 12 बजे, यानी 22 घंटा। और अब 4 बजे शो कर रही है। बताइए आदमी कितना देर वेट करे, कोई व्यवस्था भी नहीं है ऊपर। ये परेशानी महज एक मुसाफिर का नहीं, कैमरा जिधर भी घुमाया यही हाल दिखा। जो 10:30 बजे था ट्रेन, वो अभी 2 बजे बता रहा है। वो भी 2:30 बजे फिर गए तो बोला 2:30 बजे है ट्रेन। अब आपकी ट्रेन कितनी देरी से है? 2 घंटा बता रहे हैं। झेलम ही है ना? हाँ, झेलम में। तो 3.25 घंटे देरी से हो गई है। अभी अपने मैंने कंफर्म नहीं हुआ कितना देर मैंने, लेकिन देर है। मैंने 3 घंटा मान के चलिए। सड़कों से लेकर ट्रैक और आसमानी उड़ान, सब पर अगले 3 दिनों तक और असर रहने के आसार हैं। काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक से कंटिन्यूस डेंस फॉग, कोल्ड डे कंडीशंस, इवन उसके बाद कोल्ड वेव कंडीशन चल रही है। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अभी 4-5 दिन फिर ऐसा ही पैटर्न रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो दिसंबर के आखिर से ही घना कोहरा और शीतलहर बरकरार है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिनों तक ऐसे हालात ही बने रहेंगे, चाहे शीतलहर की बात हो या फिर घने कोहरे जैसे हालात। आखिर लगातार ऐसी स्थिति बने रहने की वजह क्या? जनरली पैटर्न कब ब्रेक होता है कि जब कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। अब दिसंबर से ही कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसने हिमालय में ठीक ठाक स्नोफॉल दिया हो। तो मौसम का सितम बस सहते जाइए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुंदर कांड के पाठ के कार्यक्रम की शुरुआत की है। मंगलवार को रोहिणी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ सुंदर कांड का पाठ किया। इस समय मैं रोहिणी में हूं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। ये रोहिणी का सेक्टर 11 है, प्राचीन श्री बालाजी मंदिर है। और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हैं अपनी पत्नी के साथ, तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो श्रद्धालु हैं वो तो यहाँ हैं ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर होने बहुत लाजमी सी बात है। ये सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी तब कर रही है, तब करवा रही है जब 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर जो एक उसका बड़ा चुनावी वादा था, उस वादे को वो पूरा कर रही है, तो उसको भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी उसका जवाब इस तरह के सुंदरकांड के पाठ से दे रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक तो 16 जनवरी आज मंगलवार है, तो
पाठ दिल्ली के अंदर हो रहा है और ये भी घोषणा की है कि अब से हर महीने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में हर महीने सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा होगी। माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी सभी तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं, विपदाओं को हरते हैं। तो संभव है कि आम आदमी पार्टी भी इस तरह का पाठ करवा कर अपनी विपदाओं का समाधान चाहती होगी। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यहाँ खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। रोहिणी, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राम वन गमन पथ के विकास को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने करीब 16 साल पहले ऐलान किया था, लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं हो सका। अब मंगलवार को पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको लेकर बैठक की। 16 सालों का सफर क्या था और अब क्या उम्मीदें हैं, अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवंबर 2007 में भगवान राम के मध्य प्रदेश से गुजरने वाले रास्ते को तय करने के लिए राम वन पथ गमन बनाने का ऐलान किया। 16 साल से योजना फाइलों में अटकी है, जिंदा भी है। 2018 में बीजेपी ने चुनाव से पहले इसको लेकर इतनी गंभीरता दिखाई कि बजट में 1000 रुपए की भारी भरकम राशि का जिक्र और आवंटन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में जब राम वन पथ गमन बनाने की घोषणा की थी तो 56 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई, लेकिन आज हालात ये हैं। सतना जिले में राम वन पथ गमन में कामदगिरी पर्वत, कामतानाथ मंदिर, मंदाकिनी नदी, स्फटिक शिला, अनुसुया आश्रम, गुप्त गोदावरी, टिकरिया, अमरावती आश्रम, मारकंडे आश्रम, सरभंग मुनि आश्रम, सुतीक्षण आश्रम और सिद्धा पहाड़ राम वन पथ गमन का हिस्सा है। कहीं कुछ नहीं बना। सलेहा मंदिर पन्ना में राम वन पथ गमन के तहत जीर्णोद्धार होना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया सब कुछ जस का तस है। कटनी के बड़वारा में भरभरा आश्रम में भी जो काम होना था हुआ नहीं। शहडोल में सीतामढ़ी की तस्वीर से अंदाजा लगा ले क्या काम हुआ होगा। खास करके भगवान राम के वन गमन पथ को विकास करते करते सभी तीर्थों का विकास करेगी, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं। आज हमने अपनी न्यास की पहली बैठक की है और इसमें बहुत सारे निर्देश दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस योजना पर सरकार ने विचार 2004 में किया। 2008 की चुनावी सुगबुगाहट के पहले 2007 में चित्रकूट में ऐलान हुआ। घोषणा के बाद संस्कृति विभाग सक्रिय हुआ। रामकथा, साहित्य, पुरातत्व, भूगोल, हिंदी और भूगर्भ शास्त्र जैसे विषयों के जानकारों की बैठक बुलाई गई। शोध और सर्वेक्षण के लिए 11 लोगों की समिति गठित की गई। 2015 में केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट नाम से एक परियोजना बनाकर भगवान राम से जुड़े 21 स्थानों को पर्यटन के कॉरिडोर से जोड़ने और तीर्थों के विकास की योजना बनाई। केंद्र ने इस परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। शिवराज सरकार ने भी अपने प्रोजेक्ट को रामायण सर्किट में शामिल करा लिया। 2019 में कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नया डीपीआर बनाने 22 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए। मार्च 2020 में 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, लेकिन उसी महीने सरकार गिर गई। 2021 में फिर शिवराज सरकार ने सर्वे और डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने श्री राम वन पथ गमन न्यास के गठन को मंजूरी दी। 33 नए पद स्वीकृत किए। पौराणिक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट के रास्ते वर्तमान मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। इसके बाद वो अमरकंटक होते हुए नर्मदा पार कर रामेश्वरम की ओर चले गए थे। साल 2018-19 के लिए पेश किए गए बजट में मांग संख्या 26 के तहत कला एवं संस्कृति संवर्धन के तहत जिन कामों का जिक्र किया गया उनमें राम पथ विकास भी शामिल था। इस शीर्ष में मद संख्या 5494 राम पथ विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1000 रुपए बजट का आवंटन किया गया था। योजना फाइलों से निकली भी नहीं, तभी कांग्रेस ने इस रास्ते पर निकलने का प्लान बना लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कामतानाथ मंदिर में पूजा कर ली। सरकार बदली, कमलनाथ गए, कमल खिला, फिर कमल ही खिला है, लेकिन अभी भी बजट का सिर्फ आश्वासन है। अपने अभी 6 तारीख से बजट सत्र शुरू है, तो उसमें इस रामगमन पथ के लिए बजट दिया जाएगा और निश्चित रूप से इस पर काम शुरू होगा। प्रयास अच्छे रहेंगे, जितना अधिक से अधिकतम बजट अपन प्रयास करेंगे लाने का संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। वनवास के दौरान भगवान राम ने सबसे ज्यादा दिन चित्रकूट में बिताए हैं, लेकिन 16 साल में काम के नाम पर सिर्फ सर्वे और बैठकें ही हुई हैं। त्रेता में भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास झेला था। कलयुग में राम वन पथ गमन के लिए 16 साल से भी ज्यादा का इंतजार चल ही रहा है। सरकार को चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राम वन पथ गमन की याद आई है। इस याद से मुझे याद आता है
कि लोकसभा में राज्यवर्धन राठौड़ के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था, केंद्र सरकार ने, कि राम वन पथगमन की उनकी कोई योजना नहीं है। इस बारे में छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया था, लेकिन मध्य प्रदेश का नहीं। तो इस देरी और चुनाव से पहले इस चर्चा पर हम तो इतना ही कह सकते हैं, हे राम। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। 9 साल के प्रतिबंध के बाद असम सरकार ने माघ बिहू के दौरान पारंपरिक भैंस और बुलबुल पक्षियों की लड़ाई पर से प्रतिबंध हटा दिया है। इसको लेकर पशु अधिकारों से जुड़े जो समर्थक हैं वो नाराज हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पत्नी के साथ मोरीगांव के अहटगुड़ी पहुंचे हैं। यहां माघ बिहू के मौके पर पारंपरिक भैंसों की लड़ाई का आयोजन रखा गया। खास मौके की दूसरी तस्वीर, हाजो के माधो मंदिर में बुलबुल की लड़ाई भी करवाई गई। These are part of our age-old traditions, all these fights. But one important point is that we ensure that there is no harm either to the buffalo or to the birds. पक्षियों और भैंसों की ये पारंपरिक लड़ाई ग्रामीण असम में काफी लोकप्रिय है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया। असम की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसी दौरान इस पर पाबंदी लगाई। तमिलनाडु में इस साल जलीकट्टू का फिर से आयोजन हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। भैंसों और बुलबुल की लड़ाई पर असम सरकार की गाइडलाइंस के तहत आयोजक जानबूझकर जानवरों पर कोई क्रूरता नहीं करेंगे। सिर्फ ऐसी जगहों पर आयोजन की इजाजत दी गई है जहां कम से कम 25 साल से ऐसे आयोजनों का इतिहास रहा हो। जहां भैंसों की लड़ाई का आयोजन होगा, वहां किसी इमरजेंसी के लिए पशु चिकित्सा विभाग अपनी टीम तैयार करेगा। आयोजन स्थलों की मजबूत घेराबंदी रखी जाएगी। भैंसों को उकसाने के लिए किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीमें भी मुस्तैद रहेंगी। अहटगुड़ी की बात करें तो ये वो जगह है जहां 1972 से भैंसों की लड़ाई के बड़े आयोजन होते रहे हैं। अभी तो हमको अच्छा ही लग रहा है, लेकिन 2014 से पूरा बंद हो रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए बंद कर दिया था। तब तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा था, लेकिन अभी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमको ही नहीं, पूरा दुनिया को अच्छा लगा। वहीं पशु अधिकारों से जुड़े समूह पेटा ने असम के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भैंसों और पक्षियों की लड़ाई रोकने का अनुरोध किया है। ऐसे सरकारी कानून हैं जिनका उल्लंघन किया जाता है, और एसओपी किस बारे में है? क्या इससे ये सुनिश्चित होता है कि भैंसों पर क्रूरता नहीं होगी? हमें अफसोस है कि 21वीं सदी में हम इस क्रूरता की अनुमति दे रहे हैं। कह सकते हैं कि इन पारंपरिक आयोजनों को आगे बढ़ाने से परंपरा और पशु अधिकार की बहस शुरू हो गई है। अहटगुड़ी से नकुल राभा और कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां के 3 शहरों में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इसकी वजह है लगातार घने कोहरे की सफेद चादर और बारिश का न होना। किस तरह से आम लोग कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वायु प्रदूषण की वजह से, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड के शहर बारिश की राह देख रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ नहीं है और आसमान में कोहरा है। देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर का आसमान भी इन दिनों कोहरे की सफेद चादर से ढका मिलता है। तीनों शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 और PM 10 का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा है। लगभग एक सप्ताह से PM 2.5 120 से ऊपर जा रहा है एवरेज। तो दूसरा, बारिश नहीं होने के चलते भी पॉल्यूटेंट सेटल होते थे, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जिसके चलते PM 10 और PM 2.5 दोनों पुअर और वेरी पुअर कंडीशन में बने हुए हैं। देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में एयर पोल्यूशन का स्तर देखें तो देहरादून में PM 2.5 126 रिकॉर्ड किया गया, जबकि PM 10 237 रहा। ऋषिकेश में PM 2.5 62 रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं PM 10 110 रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ काशीपुर में PM 2.5 183 रिकॉर्ड किया गया, जबकि PM 10 114 रिकॉर्ड किया गया।
इस बढ़े हुए प्रदूषण ने बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। खासकर कई बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोहरा बेसिकली विंड स्पीड कम होने के चलते ही सुबह शाम कोहरे का लक्षण ज़्यादा आते हैं, और लेकिन एल्डरली पीपल और बच्चों के लिए ये PM 2.5 बढ़ा हुआ थोड़ा सा गंभीर चेतावनी देता है। इस वक्त न सिर्फ आम लोग सूखी ठंड से परेशान हैं, बल्कि बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से भी लोग मुश्किल में हैं। बढ़ता एयर पोल्यूशन कई तरह की बीमारियां सामने लेके आ रहा है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। अब ऐसे में लोगों को बारिश का ही सहारा है। अगर समय पे बारिश नहीं हुई तो लोगों की और मुश्किलें बढ़ सकती है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।